Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of ecosystem chapter. तो क्लास 12th बायोलॉजी का ये हमारे पास चैप्टर है. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, विच इज इन रिलेशन टू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि GPP भी हम इसको बोल सकते हैं. ठीक है, इसके रिलेशन में और जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि NPP, इन दोनों के रिलेशन में ऑफ एन इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इन चारों में से कौन सी है. तो भाई अगेन पहले मैं आपको ये ग्रोस प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड पूरा कंसेप्ट यहाँ पे समझाऊंगी. ठीक है, फिर हम क्वेश्चन की तरफ जो है मूव करेंगे. देखो भाई, चैप्टर का नाम है इको सिस्टम. ठीक है, और इकोसिस्टम तो भाई आपको पता होगा क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सेम स्पीसीज के, उसको बोलते हैं हम पॉपुलेशन. और कोई भी जैसे काउज, ह्यूमन, कैटल, आंट्स, जिसको मतलब हम ये इन सबको मिला के होती है कम्युनिटी यानी बायोटिक की. और बायोटिक प्लस एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग होते हैं, उन दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या आता है, इकोसिस्टम आता है. ठीक है, ये इकोसिस्टम होता है. तो अब भाई मैं इसमें बात करूंगी प्रोडक्टिविटी की. ठीक है, प्रोडक्टिविटी की यहाँ पे मैं बात करती हूँ. देखो भाई, ये सन है, ये ट्रॉपिकल रीजन 1 मतलब T1 ट्रॉपिकल लेवल, ये कोई ट्री है. ठीक है, ये जो ट्री 1 है, सन की वजह से इसमें क्या हुआ, इसका बायोमास बढ़ गया. ऑब्वियसली भाई लेंथ बढ़ती है ट्री की. ये मेरा ट्री तो नहीं लग रहा, लेकिन आप भाई इसकी मान लो बायोमास बढ़ गया इसका. ठीक है, बायोमास इसका क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है. और एक और एग्जांपल हो सकता है भाई प्रोडक्टिविटी. ये प्रोडक्टिविटी तो है भाई, ये क्या हुआ, ये जो ट्री था इसका बायोमास इंक्रीज हुआ, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी आई है, कुछ बढ़ोतरी हुई है. ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी. एग्जांपल दूसरा हो सकता है, एक तो भाई स्मॉल कैटल है और वो क्या हो गया फिर बिग काउ बन गई. ठीक है, यानी कि उसका क्या हुआ, बायोमास इंक्रीज हुआ उसका भी, ये भी प्रोडक्टिविटी हुई. राइट, लेकिन अब ये तो बिल्कुल बेसिक बात थी कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया. इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे. अब प्राइमरी प्रोडक्शन, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए भाई. और एक पढ़ेंगे हम क्या, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको P से भी डिनोट हम कर सकते हैं. प्राइमरी प्रोडक्शन देखो भाई क्या होता है, इंक्रीज इन बायोमास. बायोमास में इंक्रीज होना, जैसे कि अब मैंने पीछे बताया था दो एग्जांपल पे. एट T1 लेवल, ट्रॉपिकल 1 लेवल ही था जो मैंने आपको बताया था. ठीक है, ट्रॉपिकल 1 लेवल पे एक यूनिट एरिया में, इन यूनिट एरिया. ठीक है, ऑब्वियसली एक यूनिट एरिया की यहाँ पे बात करी गई है. ठीक है, एक यूनिट एरिया की एक स्पेसिफिक, हाँ, एक स्पेसिफिक जो है हमने ट्रॉपिक लेवल पे बात की है. नेक्स्ट अगर मैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन. किसकी रेट की बात की गई, प्राइमरी प्रोडक्शन के रेट की बात की गई है पर यूनिट टाइम. कितना टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको बोला जाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एट T1 लेवल. ऑब्वियसली अब हो सकता है भाई ये दोनों आपको ये मतलब आपको याद, आप ये सोच रहे हो कि भैया अब ये तो याद करनी पड़ेगी क्योंकि समझ नहीं आएगी. अभी समझ आ जाएगी. एक अच्छे से डायग्राम के साथ मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने क्या बोला है. देखो भाई यहाँ पे क्या दे रखा है, ये ट्रॉपिकल 1 लेवल है, 2 ट्री से 100 kg का. ठीक है, एक साल के बाद क्या हुआ, वो 1000 kg में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, मतलब 1000 kg उसका हो गया. तो यहाँ पे अगर मैं इसकी प्रोडक्टिविटी निकालूं, कितनी हुई है भाई प्रोडक्टिविटी, कितना बढ़ोतरी हुई है यहाँ पे 900 kg की, यानी कि 9 प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आप इसकी कैसे लिखोगे, 900 kg पर किलोमीटर स्क्वायर. ऑब्वियसली पर यूनिट एरिया हम बात कर रहे हैं, यानी कि पर किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन. प्राइमरी प्रोडक्शन कैसे होगी, यूनिट एरिया में, तो यानी कि पर किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर.
यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 900 kg यूनिट एरिया भी लिखोगे, टाइम के रिस्पेक्ट के साथ लिखोगे। यहाँ पे ये वैल्यू मैटर करती है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपको वो चीज लिखनी कैसे। ये तो भाई इजिली बता देंगे हम देखकर, हाँ भाई इतनी बढ़ोतरी हुई है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसकी इतनी हो गई, लेकिन लिखना भी तो आना चाहिए। यही तो मेजर चीज है यहाँ पे कि पर यूनिट एरिया और पर रिस्पेक्ट के टाइम में ये यहाँ पे बात हो रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आप इस चीज को वहां पे क्वेश्चन में देखकर मतलब समझोगे कि हाँ भाई ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। अब मैं यहाँ पे दो चीजें और बताने वाली हूं आपको। दो में डिवाइडेड है भाई। एक होता है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो भाई इसमें क्या होगा, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, मान लो कि ये लाइट है, सन, ठीक है, ये कोई भी लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, ये यहाँ पे आपको पता है लीफ जो ट्री प्लांट का लीफ होता है उसमें ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। ये एनर्जी जो है सन की एनर्जी ग्लूकोज में यहाँ पे स्टोर हो गई, यानी कि ये क्या है, केमिकल एनर्जी, ठीक है। सनलाइट जो है केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद ये ग्लूकोज का क्या काम होता है भाई, ग्रोथ के पर्पस के लिए ग्लूकोज का यूज होता है, यूटिलाइजेशन होता है किसमें, प्लांट्स में, ठीक है। और ग्लूकोज के साथ अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, एटीपी। एटीपी एक काफी हायर एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं। तो ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस अंडरगो करते हैं, ठीक है। यानी कि क्या बात की गई है यहाँ पे, ये समझो कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो होती है भाई यहाँ पे सन के द्वारा एनर्जी लेकर प्लांट्स ने उसको केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, और उसके बाद जो उसके पर्टिकुलर यूज में यूटिलाइजेशन में ग्लूकोज आया उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। और फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है भाई, जीपीवी यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी लॉस को हटा दिया जाए। रेस्पिरेटरी लॉस क्या भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन हुई है तो कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी लॉस जो भी होगा उसको अगर माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है भाई एज इट इज, ठीक है। इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन ये फॉर्मूला एज इट इज पूछा जा सकता है कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से माइनस कर दो रेस्पिरेटरी लॉस को, तो हमारे पास क्या आएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वहां पे हमें मिल जाती है, ठीक है। अब भाई इसी में एक और टॉपिक है, एक और जो छोटी सी टर्म आपको समझनी है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है भाई, सेम वही चीज है प्राइमरी वाली, इसमें इंक्रीज होगा बायोमास में, इंक्रीज इन बायोमास एट लेकिन ट्रॉपिकल सेकेंड लेवल पे, ठीक है, ट्रॉपिकल 2 लेवल पर यूनिट टाइम। बस वहां पे ट्रॉपिकल 1 मतलब T1 पे बात करी जा रही थी, यहाँ पे T1 पे बात करी जा रही है। और इतना तो भैया आपको पता होगा कि T1 क्या होता है, ट्रॉपिकल 1 लेवल पे प्रोड्यूसर आते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल 2 में कौन से आते हैं भाई, प्राइमरी कंज्यूमर जो भी होंगे जो इनको कंज्यूम करते हैं। और ट्रॉपिकल 3 रीजन पे कौन आते हैं भाई, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, ये आते हैं। और इसके ऊपर होता है टर्शरी। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, T1 पे प्रोड्यूसर और T2 पे क्या आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो भी होंगे उनमें कोई चेंजेस आना, ठीक है। इससे रिलेटेड भाई मैं एक चीज और यहाँ पे आपको बता देती हूँ, मतलब प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन जो है, पूछ लेते हैं। मतलब हो सकता है कि हमें किसी पीवाईक्यू में दिखे या ना भी दिखे, तो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा समझना, याद ही करने वाली बात है बेसिकली। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, समझाने वाला जो था मैंने अभी तक आपको पूरा समझा दिया है कि क्या चीज़ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, क्या प्रोडक्शन है, नेट एनपीपी जीपीपी सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखो अगर बात की जाए किसकी, प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशंस की, कवर्स ऑलमोस्ट, ये तो आप जानते होंगे, कवर्स ऑलमोस्ट 70% जो अर्थ का सरफेस है ये ऑलमोस्ट कवर करते हैं, अर्थ सरफेस, ठीक है। टोटल अर्थ की जो प्रोडक्टिविटी है, टोटल अर्थ प्रोडक्टिविटी वो कितनी है भाई, ये याद रखनी है। ये जो यहाँ पे मैं बता रही हूँ 170 बिलियन, ये वैल्यू याद रखोगे आप, टन्स पर ईयर। 170 बिलियन टन्स पर ईयर कितनी है, टोटल अर्थ की प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। जिसमें कि लैंड भी आ गई, सी भी आ गया।
सॉरी, लैंड की कितनी और 170 में से अगर हम दोनों को जो है सेपरेट करके देखें तो लैंड की सिर्फ और सिर्फ लैंड की 115 है और 55 बिलियन किसकी है, 55 बिलियन टन किसकी, सी की। बात हमने की कि भाई प्रोडक्टिविटी ओशन की ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि 70% जितना भी अर्थ का सरफेस है भाई वो तो ओशन सी कवर कर रहे हैं, फिर सी की प्रोडक्टिविटी इतनी कम क्यों है, लैंड की ज्यादा है सी की कम क्यों है। ये बात थी यहाँ पे, इस जो भी मैंने अभी तक लिखा है इसमें समझने वाली बात यही है कि भाई यहाँ पे जो अगर हम बात करें कि भाई कितना एरिया कौन सा कवर करता है तो 70% तो अर्थ का सरफेस ओशन ने कवर कर रखा है ऑलमोस्ट। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं अर्थ के प्रोडक्टिविटी की, जितनी टोटल अर्थ की प्रोडक्टिविटी होती है वो है 170 बिलियन टन पर ईयर, जो कि लैंड और सी दोनों की मिला के है। लेकिन अगर सेपरेटली हम देखें तो लैंड की 115 और सी की 55 बिलियन है। ऐसा क्यों है भाई, कुछ रीजंस हैं, वो रीजन मैं यहाँ पे बता देती हूँ। लेस ड्यू टू, ये क्यों कम है, ड्यू टू रीजंस, दो रीजन है भाई इसके। एक है कि जो सनलाइट है पेनिट्रेट ओनली अप टू 15 mm ओनली। देखो भाई जो सनलाइट होती है, ओशन है उसमें जो सनलाइट है वो पेनिट्रेट का मतलब होता है कि कितने अंदर तक जा सकती है सनलाइट। वो जो सनलाइट है वो सिर्फ और सिर्फ 15 mm जो होता है ओशन के वहीं तक पेनिट्रेट कर सकती है, जिसकी वजह से जो ऑब्वियसली भाई सनलाइट का बहुत बड़ा महत्व होता है प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, जैसे प्लांट अगर भाई सनलाइट ही नहीं होगी, अगर इनिशियल स्टेज पे पहुंच के, अब सोचिए सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे, प्लांट्स का कुछ भी नहीं होगा। और प्लांट्स से ही तो भाई पूरा हमारा जो इकोसिस्टम है वो बना वो चल रहा है। वो जो प्रोड्यूसर है वही अगर नहीं होंगे तो आगे प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी टर्शरी ये चेन नहीं स्टेबल मतलब तरीके से काम कर पाएगी। तो भाई अगर सनलाइट पेनिट्रेट कर पा रही है सिर्फ 15 mm तक, तो पहला रीजन तो ये हो गया प्राइमरी रीजन। दूसरा क्या होगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगी भाई, ये इससे ही लिंक्ड रीजन है ये सनलाइट वजह से, कि न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी वहां पे ऑब्वियसली भाई। ठीक है, डेफिशिएंसी ऐसा मतलब स्पेशली कौन सा होगा भाई, वो फॉस्फोरस। ये भी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण जो है इसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है सी के टोटल अर्थ प्रोडक्टिविटी के केस में, तो भाई वो है फॉस्फोरस। ठीक है, अब मैं उम्मीद करती हूँ भाई ये चीज आपको समझ आ गई है मैंने जितना भी बताया। तो अब मैं आपको जो है क्वेश्चन की तरफ लेकर चलती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी थी, कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो यही करेक्ट है फर्स्ट वन, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा ज्यादा होती है नेट प्राइमरी हमेशा भाई ऑब्वियसली जीपीपी ऑलवेज ग्रेटर देन एनपीपी, क्योंकि मैंने आपको बताया था उसमें से माइनस करके तो हमारे पास एनपीपी आ रही थी, इसका मतलब जीपीपी उससे कुछ ज्यादा ही होगी। तो जो फॉर्मूला मैंने वहां पे बताया था वहीं पे आपको समझ जानी थी ये चीज कि भाई ऑब्वियसली अगर जीपीपी में से हम माइनस कर रहे हैं उस रेस्पिरेटरी लॉस को, यानी कि जीपीपी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के कंपेरिजन में। मैं थोड़ा सा बोल के वर्बली आपको और समझा देती हूँ, ध्यान से सुनना कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है किसी भी इकोसिस्टम की, वो क्या होती है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जितना ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बनता है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था ग्लूकोज के जो मैं डायग्राम बना के बताया था वो यही बात थी। ठीक है, तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, जीपीपी में से माइनस करना रेस्पिरेशन को। हैंस जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी वो हमेशा क्या होती है, एनपीपी से ज्यादा होती है। ठीक है, और ये बताऊं मैं अगर की जो हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, वो कहाँ पे होती है भाई, स्वाम्स या फिर जो मार्शी और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, वहां पे ज्यादा होती है। और लोवेस्ट कहाँ होती है, डेजर्ट्स में। ठीक है, ये भाई फर्स्ट क्वेश्चन था जिससे रिलेटेड मैंने पूरा टॉपिक आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, नाइक इज, ये क्या होता है। तो भाई नाइक क्या होता है ये हमें बताना है यहाँ पे। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, एक फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेट, मतलब जहां पे भी कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसके द्वारा जो भी फंक्शनल रोल प्ले किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं नाइक। ठीक है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ। जो जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में भाई एक टर्म दी थी जिसका नाम क्या है, नाइक, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, जो कि विच यूज्ड एज लार्जली इक्विवेलेंट टू अ स्पीसीज हैबिटेट, मतलब ऑब्वियसली एक स्पीसीज हैबिटेट के इक्वल है। ठीक है, देखो जहां पे भी कोई भी स्पीसीज ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसके मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से इकोसिस्टम के अनुसार वो वहां पे क्या हो जाता है, मतलब उसका हैबिचुअल हो जाता है। तो मतलब उसके इक्विवेलेंट ये टर्म इन्होंने दी थी। इसका मतलब क्या है कि जो भी फंक्शनल रोल कोई भी ऑर्गेनिज्म प्ले करता है जहां पे वो रहता है, ठीक है, उसके द्वारा जो भी फंक्शनल रोल प्ले किया जा रहा है। और भाई ये जिस भी इकोसिस्टम में जहां पे भी जिस भी बायोमास में कह लो, मतलब
रहता है कम्युनिटी वगैरह में, कोई भी ऑर्गेनिज्म लीव करता है तो वो कुछ ना कुछ वहां पे अपना रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। चाहे वो प्राइमरी प्रोड्यूसर हो, ट्रॉपिकल 1 लेवल पे बात करी जाए, 2 पे बात करी जाए, 3 पे, मतलब जैसे भी। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। ये प्रॉपर डेफिनेशन आपसे पूछी गई यहाँ पे कि नाइक का मतलब क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है। टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, जो टर्म इकोसिस्टम थी वो किसने दी थी? करेक्ट ऑप्शन भाई इसका ए जी टेंसली है। देखो सर, इसका मैं आपको बता देती हूँ पूरा नाम क्या है, सर आर्थर जॉर्ज टेंसली। एक इंग्लिश बोटेनिस्ट थे भाई ये, ठीक है, और एक पाइनर थे साइंस ऑफ इकोलॉजी में, मतलब साइंस ऑफ इकोलॉजी के काफी मतलब जानी मानी इनके पास जानकारियां थी, जिन्होंने टर्म इकोसिस्टम दी थी। तो आप ये इसको एज इट इज याद कर रखोगे। इसका पूरा नाम ये दे दिया मैंने, ये क्या थे, कि इंग्लिश बोटेनिस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मोस्ट एनिमल्स दैट लिव इन डीप ओशनिक वाटर। जो जो एनिमल्स डीप यानी गहरे ओशनिक वाटर्स में रहते हैं वो कैसे होते हैं, उनको हम किस जो है मतलब ट्रॉपिक लेवल के अंदर कंसीडर कर दे। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका सी है, डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स भाई कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड प्लांट्स या फिर एनिमल के जो बचे कुचे शव होता है उसके ऊपर फीड करते हैं, उनको हम डेट्रीवोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता भी होगा भाई, हम काफी छोटी क्लासेस से डेट्रीवोर्स वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है। तो जो डीप ओशनिक वाटर्स में रहते हैं उनको हम डेट्रीवोर्स में कंसीडर करते हैं। मैंने बता दिया क्या होते हैं, जो फीड करें एनिमल रेसिड्यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट स्पीसीज का, वर्टिकल कैसा होता है भाई, इस मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन के मतलब उसमें बात करी जाती है, और हॉरिजॉन्टल का जिक्र है तो ऐसे जो लाइन ऐसे किसी का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं एक बायोटिक कम्युनिटी में, इज नोन एज, क्या बोला जाता है उसको? तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका है स्ट्रेटिफिकेशन। देखो अब मैं स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से समझा देती हूँ। स्ट्रेटिफिकेशन, देखो भाई ये क्या होता है, अकरेंस ऑफ वर्टिकल जोनेशन, मतलब वर्टिकली जो जोन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी ये पहला जोन, ये दूसरा, ये तीसरा काइंड ऑफ, ठीक है, मतलब जो ऐसे हो या फिर ऐसे बढ़ते जाएं, ये जोन्स होते हैं, मतलब इनको हम जोन्स कंसिडर करते हैं। तो अकरेंस ऑफ वर्टिकल जोनेशन, देखो जो जोनेशन हमको ऑप्शन में भी दे रखा है, ठीक है, वर्टिकल जोनेशन इन इकोसिस्टम, इन द इकोसिस्टम, और ये क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। ऑब्वियसली भाई ये तो बात है ही कि जिस भी मतलब इसका क्या ये मतलब हमें इंडिकेट करता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म जिस भी वर्टिकल जोनेशन में जहाँ पे भी डिवीजन उसका जिस भी कम्युनिटी बायोटिक कम्युनिटी में वो वहाँ पे सरवाइव करता है, इसका मतलब क्या है कि वो उस एरिया में क्या है, कंफर्टेबल है कहीं ना कहीं, ठीक है, उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं वहाँ पे अपने सर्वाइवल की। तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जैसे कि भाई हो सकता है कि जो ट्रीज हैं वो क्या ऑक्यूपाई कर रखा उन्होंने, टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा। टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा ये याद रखोगे आप, ट्रीज जो किस में आते हैं, टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा में आते हैं, ठीक है। और जो और लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट, और जो लेयर होगी फॉरेस्ट की यानी कि जिनको हम बोलते हैं श्रब्स, वो क्या आते हैं, सेकंड होते हैं हमेशा। जो टॉप पे है वो कौन से हैं भाई, ट्रीज हैं। वर्टिकल स्ट्रेटा में ट्रीज का सबसे पहला जो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस ट्रीज ने है, उसके बाद सेकंड कौन से हैं इसमें, श्रब्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, लेयर ऑफ फॉरेस्ट। ऑब्वियसली श्रब छोटे छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रीज, ट्रीज बड़े होते हैं, श्रब छोटे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी। और हर्ब्स और ग्रासेस की अगर मैं बात करूँ, ऑब्वियसली हर्ब्स और ग्रासेस बिल्कुल छोटे छोटे वो उनका क्या लेवल है, थर्ड लेवल, ठीक है। थर्ड लेयर सबसे बॉटम वाली, बॉटम या थर्ड लेयर आप बोल सकते हो, इस पे ये होते हैं।
और इट इज absent और पुअर वेयर इन्वायरमेंटल कंडीशन अनफेयर। और ऑब्वियसली भाई जहाँ पे भी इनको इनके अकॉर्डिंगली जो है कंडीशंस फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस नहीं मिलती, वो वहाँ पे absent होते हैं यानी नहीं होते। जैसे कि डेजर्ट इकोसिस्टम के पास बहुत सारे कम श्रब्स और ट्रीज होते हैं। ऑब्वियसली भाई डेजर्ट इकोसिस्टम में वो इन्वायरमेंट उनको नहीं मिल पाता, वो फेवरेबल कंडीशंस, वो सनलाइट जो होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, जो वाटर की डेफिशिएंसी वहाँ पे होती है। इस वजह से वहाँ पे क्या है, ट्रीज और श्रब्स जो हैं बहुत कम होते हैं कहाँ पे, डेजर्ट्स में। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा स्ट्रेटिफिकेशन बता दिया है, मैंने ये भी बता दिया कि कौन सा जो है लेयर किसने इसमें मतलब अपना ले रखा है। ठीक है, कौन से जोन पे कौन सा है, तो स्ट्रेटिफिकेशन करेक्ट है, जोनेशन इसका आंसर नहीं है। डाइवर्जेंस होता है भाई कि कितना मतलब उसमें कितनी विभिन्नताएं हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस की देखो, एक इसका वो है, ओरिजिन तो एक है लेकिन उससे कई सारी चीजें बनना, ठीक है, उस चीज को बोलते हैं हम डाइवर्जेंस, अलग अलग। ठीक है, एक ही ओरिजिन से बहुत सारी अलग अलग चीजें बनना, उसको डाइवर्जेंस बोला जाता है। पिरामिड क्या होता है भाई, पिरामिड ऐसे बनता है। ठीक है, ये इस सोर्ट में पिरामिड बनता है। ठीक है, ये भी आगे हम पढ़ लेंगे अगर आ गया तो हमें, पर पिरामिड का मतलब ये होता है। तो हमारे पास स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6th क्वेश्चन की, जो मास है लिविंग मटेरियल का एट मतलब एट अ ट्रोपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कोल्ड। देखो, जो मास होगा किसी भी लिविंग मटेरियल का, कोई लिविंग मटेरियल है, उसका मास जितना भी एक ट्रोपिक लेवल पे एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको क्या बोला जाता है, तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका स्टैंडिंग क्रोप होता है। ठीक है, स्टैंडिंग क्रोप। अब स्टैंडिंग क्रोप क्या होता है वो मैं अभी आपको समझा देती हूँ। थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे। नेट एमपीपी आपको पता है स्टैंडिंग क्रोप होता है, स्टैंडिंग स्टेट पहली बात तो कुछ नहीं होता। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपको पता है, यानी कि इसमें मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैंडिंग क्रोप समझाना है। कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे। देखो भाई, स्टैंडिंग क्रोप और स्टैंडिंग स्टेट भी होता है, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन देखो। टोटल बायोमास एट एनी ट्रोफिक लेवल, मतलब जितना भी, मतलब टोटल बायोमास जितना भी होगा एक मतलब ट्रोफिक लेवल पे एट अ गिवन टाइम, मतलब कि जितना भी बायोमास एक ट्रोफिक लेवल है, पर्टिकुलर ट्रोफिक लेवल है भाई, उस पे उसका जितना भी टोटल बायोमास होगा एक गिवन टाइम पे, उसको हम बोलते हैं भाई स्टैंडिंग क्रॉप। जैसे कि देखो, ये T1 लेवल पे, ट्रोपिक 1 लेवल पे क्या है, इसको कौन खाते हैं भाई, ग्रास, वो काउ। ठीक है, ये क्या है, बायोमास। ये ट्रॉपिक 2 लेवल पे किसका बायोमास है, ये काउ का बायोमास हो गया। यानी कि ये क्या है भाई, बायोमास की बात करी जा रही है कि ट्रॉपिकल 1 लेवल पे ट्रीज का बायोमास इतना होगा, ट्रॉपिकल 2 लेवल पे हमारे पास कौन आ गया, प्राइमरी कंज्यूमर आ गया। ये प्राइमरी, ये हमारे पास प्रोड्यूसर हैं, इनके ऊपर कौन फीड करता है, इसके ऊपर ये जाते हैं हमारे पास काउ, क्योंकि काउ ग्रास के ऊपर फीड करती है, यानी ट्रीज वगैरह के ऊपर। तो यहाँ पे काउ का बायोमास कितना होगा एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे, वो ये बात है। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज आपको समझ आई होगी। और अगर मैं स्टैंडिंग स्टेट की बात करूँ कि भाई स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, बहुत ईजी है। जितना भी मिनरल, टोटल मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स सोयल में होगा एट एनी गिवन टाइम, एट एनी गिवन टाइम, किसी भी गिवन टाइम पे अगर देखा जाए कि कितना उसमें मिनरल और न्यूट्रिएंट की एफिशिएंसी है सोयल में उस टाइम के दौरान, उसको बोला जाता है क्या, स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, तो स्टैंडिंग स्टेट के ऊपर भाई स्टैंडिंग क्रॉप वैसे तो थोड़ी बहुत डिपेंड करती है, ये इसकी डिपेंडेंसी होती है स्टैंडिंग क्रॉप पे। तो अब ये चीज जो है, ये टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, स्टैंडिंग क्रॉप होगा। स्टैंडिंग स्टेट भी मैंने आपको बता दिया है, और एनपीपी आपको पहले से पता है क्योंकि मैं बता चुकी हूँ, जीपीपी भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब 7th क्वेश्चन की। इन एन इकोसिस्टम जो रेट होता है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक, बिल्कुल भाई इजी है, क्या आएगा, जीपीपी करके आ चुके हैं, राइट। बार बार समझाने की तो जरूरत नहीं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी बता दी थी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बता चुकी है। नेट प्रोडक्टिविटी क्या होती है भाई, कि कोई भी बायोमास है T1 से कितना उसमें बायोमास इंक्रीज हो, उसको नेट प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, ए होगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन के दौरान करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे हमें बताना है कौन सा होगा इनमें से। ठीक है भाई, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होता है डी, यानी कि फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है, कैरिड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के द्वारा जो फ्रेगमेंटेशन कैरी की जाए। भाई पहले मैं आपको ये अब डीकम्पोजिशन वाला जो है टॉपिक समझाऊंगी यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से समझना। डीकम्पोजिशन में कौन से प्रोसेस होते हैं भाई, कैसे कैसे वो चीज होती है, वो अब यहाँ पे आपको याद रखनी है। देखो भाई, डीकम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक टर्म हमारे पास आती है इसमें, डेट्रिटस। क्या मतलब होता है इसका, जो भी डेड लीव्स होंगे, कोई भी फीसिस जो होती है, यानी कि जो एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है, या फिर कोई भी डेड बॉडीज, उसको हम कंसीडर करते हैं डेट्रिटस से। ठीक है, ये टर्म डेट्रिटस इसके लिए यूज की जाती है। और डेट्रिटस का क्या काम होता है भाई, ये जो मिनरल एब्जॉर्बेबल बाय प्लांट्स, ये डेट्रिटस वो होते हैं, ये वो मिनरल होते हैं जो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। ठीक है, ये क्या, उनको क्या बोला जाता है भाई, डेट्रिटस बोला जाता है। ठीक है, और किसके द्वारा होता है ये प्रोसेस, अगर मैं बात करूं, बाय डीकम्पोजर या फिर डेट्रीवोर्स, डीकम्पोजर्स या फिर डेट्रीवोर्स के द्वारा होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को नोन एज डीकम्पोजिशन। क्या बोला जाता है उसको, डीकम्पोजिशन। मैंने क्या बताया, थोड़ा सा बेसिक समझो। डीकम्पोजिशन में मैंने सबसे पहले आपको बताया डेट्रिटस क्या होता है। डेट्रिटस वो होते हैं जो वो मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। अब भाई कोई ना कोई तो होगा, किसी की तो मदद से होगा, तो मदद से किसकी होते हैं, जो डीकम्पोजर या फिर डेट्रीवोर्स होंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डीकम्पोजिशन बोला जाता है। अब भाई यहाँ पे दो तरीके से हो सकते हैं, या तो एक अर्थवॉर्म की मदद से, और एक होता है भाई फंगी या फिर बैक्टीरिया। ठीक है, और एक आपको ऐसे याद रखना है FLCHM। अब मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी, ये 5 स्टेप होते हैं भाई डीकम्पोजिशन के। ठीक है, कोई मैं अभी आपको इससे रिलेटेड एक ट्रिक या न्यूमोनिक कुछ बनाकर बताती हूँ, जिससे आपको याद होगा, ये स्टेप्स याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो भाई, अब स्टेप वाइज चलेंगे। डेड लीव्स है, ठीक है, तो इसका क्या हुआ, पहला प्रोसेस इसमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन का होगा भाई। पहला प्रोसेस होगा यहाँ पे हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, जो अभी हम करेक्ट ऑप्शन लगा कर आए हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा भाई, जो डेड लीव्स है, अर्थवॉर्म क्या करेंगे, इन्हें ब्रेक कर देगा अर्थवॉर्म इनटू स्मॉलर पीसीज। स्मॉलर पीसीज में डेड लीव्स को जो है क्या कर देगा, ये ब्रेक डाउन कर देगा इसका। ठीक है, तो ये फिर क्या होंगे, इसका सेकंड प्रोसेस क्या होगा, इसमें जितने भी इस जो ब्रेक डाउन किए हुए स्मॉलर पीसीज हैं, इसमें जितना भी वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होंगे, इसमें जितने भी क्या होंगे, वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स जितने भी होंगे या मिनरल्स, वो क्या हो जाएंगे, नीचे की साइड बैठ जाएंगे, यानी सेटल्स डाउन, सेटल्स डाउन। और इस प्रोसेस का नाम होता है लीचिंग। याद रखोगे भाई, साथ के साथ स्टेप बता रही हूँ, साथ के साथ इनका मतलब बता रही हूँ कि क्या होता है। दो प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे हो गए। उसके बाद क्या होगा, लीचिंग के बाद यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे, बैक्टीरिया फिर फंगी, वो एक्ट करेंगे इनके ऊपर, ये जो ब्रेक डाउन हुआ था सब्सटेंस पीसीज थे, इनके ऊपर वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया या फंगी एक्ट करेंगे, और इनको और भी स्मॉलर, मतलब ब्रेक्स इनटू मोर प्रिसाइज एंड मोर स्मॉलर सब्सटेंस में इनका ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, मतलब अभी देखो ये बिल्कुल मतलब और छोटे कर दिए। ठीक है, ये प्रोसेस कौन सा हुआ भाई, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या हुआ, ये और छोटे हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई, इसका ह्यूमिसिफिकेशन होगा। ह्यूमिसिफिकेशन में क्या होगा भाई, ये ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये ऐसा ऐसा कुछ हो जाता है, डार्क ब्राउनिश कलर का। इसको बोला जाता है, फोर्थ प्रोसेस हमारे पास होता है ये क्या, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन से क्या होगा भाई, जो भी मिनरल्स होंगे, ह्यूमिफिकेशन के बाद मिनरल्स वो बाहर आ जाएंगे, मिनरल्स कम्स आउट, और इस प्रोसेस का नाम होगा फिफ्थ और लास्ट हमारे पास स्टेप क्या होगा, मिनरलाइजेशन। तो यहाँ ऐसे डिकम्पोजिशन होता है, एट द एंड मिनरलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, मिनरलाइजेशन के बाद भाई जो भी प्लांट वगैरह है अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब वो ले लेते हैं प्लांट की डेवलपमेंट के लिए। और अगर मैं एक दो पॉइंट और यहाँ पे बता देती हूँ, ह्यूमस जो होता है भाई, पांचों स्टेप आपको समझ आए होंगे, डार्क अमरफियस सॉलिड होता है। ठीक है,
डार्क कलर का सॉलिड होता है ये। और अगर मैं एक और बात यहाँ पे अब आपको बताऊं लगे तो, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, जो डिकम्पोजिशन की स्पीड की अगर बात करें कि भाई किस स्पीड से डिकम्पोजिशन होता है, तो भाई वो ज्यादा होगा, यानी फास्ट कब होगा, अगर जो उसमें नाइट्रोजनियस कंपाउंड है वो ज्यादा हो, और उसका शुगर लेवल ज्यादा हो, मॉइस्चर ज्यादा हो, और टेम्परेचर ज्यादा हो, तो हमारा जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो ज्यादा होता है। स्लो कब होगा, ये चीज याद रखनी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि काइटन या फिर लिग्निन, ये जो सेल वॉल होती हैं प्लांट्स की, इसका वो सॉरी फंगाई की और प्लांट की, ये क्या हो, ज्यादा हो, तो ये क्या हो जाएगा, सेल वॉल अगर ज्यादा मतलब अच्छी खासी अमाउंट में मतलब उसमें होगी कंपोजिशन में, तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि तोड़ने में और उसका ब्रेक डाउन में उतनी ही मुसीबत आती है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो ये हमारे पास था पूरा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस। और अब मैं आपको ये 5 स्टेप की जो है एक ट्रिक बता दूंगी, यहाँ अभी ट्रिक बताती हूँ यहाँ पे कि आप कैसे इसको याद रख सकते हो। भाई मैं जो बना पाई आपके लिए वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, बाकी अगर आपके पास खुद कोई ट्रिक बना के आप याद रख सको तो मतलब आपके ऊपर, इट्स ऑल अप टू यू। एफ से भाई याद रख सकते हो कि फेरी, ठीक है। इन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। एल से आप याद रख सकते हो लाइट, फेरी इन लाइट। सी से याद रखोगे कलर, फेरी इन लाइट कलर। एच से याद रखोगे हैंड। एम से याद रखोगे मेड इन, फेरी इन लाइट कलर हैंड मेड बैग। बैग का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बैग के प्लेस पे आप कुछ भी ले सकते हो। फेरी इन लाइट कलर हैंड मेड बैग, हाथ से बने हुए, लाइट कलर के हाथ से बने हुए बैग के साथ क्या है, फेरी, मतलब कुछ भी जैसे भी आप बना सको, मैंने ये बना दिया है। एफ से फेरी, इन लाइट से एल, सी से कलर, एच से हैंड, एम से मेड, और यहाँ पे बैग, फेरी इन लाइट कलर हैंड मेड बैग, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यूविक वेजेशन लीड्स टू अकमुलेशन ऑफ डार्क कलर सब्सटेंस ह्यूमस व्हिच अंडरगो माइक्रोबियल, नहीं माइक्रोबियल एक्शन तो होता ही नहीं है भाई इसमें। उसके बाद तो ये जो जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं ये सब क्या हो जाते हैं, इनका मिनरलाइजेशन होता है 5th स्टेप में। लास्ट स्टेप तो कैटाबोलिज्म होता है नहीं, मिनरलाइजेशन होता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखोगे स्टेप वाइज, इसको याद रखोगे जिस ट्रिक से मैंने बताया है। लीचिंग, वाटर सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टू टॉप लेयर, ये भी गलत है भाई। लीचिंग में ये काम, ये प्रोसेस लीचिंग में नहीं होता है। लीचिंग मैंने बताया था क्या होता है कि जितने भी वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होंगे वो क्या हो जाते हैं, सेटल्स डाउन, ठीक है। तो ये गलत है, टॉप लेवल टॉप लेयर पे नहीं जाते, बॉटम पे बिल्कुल, ठीक है। तो करेक्ट हमारे पास इसमें क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 9th क्वेश्चन की, जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय, वो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा आएगा, तो भाई बी, कंज्यूमर। ऑब्वियसली हम यहाँ पे ट्रॉपिकल सेकंड लेवल पे बात करते हैं, मैंने आपको बताया था पढ़ाते हुए। तो T1 क्या है, प्रोड्यूसर, और T2 यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कंज्यूमर। पैरासाइट तो भाई वो होते हैं जो दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, होस्ट बॉडी के ऊपर फीड करे। डिकम्पोजर क्या होता है, मैंने आपको डिकम्पोजिशन का पूरा प्रोसेस बताया था, जो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। डेट्रीवोर्स वगैरह होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा भाई, कंज्यूमर। तो ऐसे रिलेट करके याद रखना आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, 10th क्वेश्चन की, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है न्यू ऑर्गेनिक मैटर का बाय रैबिट इन अ ग्रासलैंड इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है। क्या क्वेश्चन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, किसका रेट ऑफ फॉर्मेशन बताना, जो नया ऑर्गेनिक मैटर बनता है, किस बना गया किसके द्वारा, रैबिट के द्वारा एक ग्रास लैंड में, उसको हम क्या बोलेंगे। तो भाई इसका करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब सेकेंडरी क्यों भाई, रैबिट क्या है, रैबिट ट्रॉपिकल रीजन 1 में नहीं आता, ट्रॉपिकल 2 में आता है, यानी कि ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं भाई, जो ग्रास वगैरह के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं। ग्रास क्या है, प्राइमरी, यानी T1 लेवल पे, यानी क्या है, प्रोड्यूसर, सॉरी प्राइमरी नहीं प्रोड्यूसर है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा भाई, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी नहीं होगा, जीपीपी नहीं होगा, ये तो फोटोसिंथेसिस का जिक्र होता है। नेट प्रोडक्टिविटी भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 10th का करेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा, बी। एट द ट्रॉपिकल लेवल ऑफ कंज्यूमर, जो रेट होता है जिसपे कि जो फूड एनर्जी है वो एसिमिलेट हो जाती है, उसको बोला जाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और रैपिड क्या है, रैबिट एक कंज्यूमर है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्ट्स ऑफ अर्थवर्म इज प्रोसेस कॉल्ड। अभी हम पढ़ के आए हैं भाई, क्या प्रोसेस का नाम था, अभी फ्रेगमेंटेशन एकदम पहला ही स्टेप था भाई, देखते ही बिल्कुल आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए और कुछ तो सोचना ही नहीं था, ये स्टेप्स याद रखने हैं बस। ऑफ द टोटल इंसिडेंट
टोटल इंसिडेंट को अगर देखें हम तो उसमें जो सोलर रेडिएशन है द प्रोपोर्शन ऑफ PAR, मतलब किसके टोटल प्रोपोर्शन में सोलर रेडिएशन इंसिडेंट सोलर रेडिएशन के प्रोपोर्शन में, तो PAR का हमें प्रोपोर्शन बताना है क्या होगा। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, सिर्फ 50% से भी कम होगा। देखो आउट ऑफ टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन अबाउट मतलब 50% जो है उसका वो क्या बनाता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। PAR का मतलब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ क्या होता है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, तो कितना मतलब 50% से भी कम भाई टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन में से क्या होता है, किसका प्रोपोर्शन होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 13 क्वेश्चन की। जो बायोमास है जो अवेलेबल है किसके लिए, विच इज अवेलेबल कंजप्शन बाय हर्बीवोर्स और डीकंपोजर के द्वारा, उसको क्या बोलेंगे हम। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका ए है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP हम उसको बोलेंगे। क्यों, देखो जो बायोमास अवेलेबल होता है किसके कंजप्शन के लिए, बाय कंजप्शन मतलब बाय हर्बीवोर्स या फिर डीकंपोजर, उसको बोला जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जितना ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये उसके इक्विवेलेंट होती है, और उसमें से माइनस किसको करना पड़ता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन और अदर लॉसेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये आप याद रखोगे, जो बायोमास अवेलेबल होगा कंजप्शन बाय द हर्बीवोर्स, तो इसमें मतलब अच्छा खासा फोटोसिंथेसिस में से यानी GPP में से माइनस करेंगे हम जितना भी रेस्पिरेशन लॉस हुआ या फिर कोई और रेस्पिरेटरी लॉस, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी। यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या है, 13 होगा। नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट 70% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज फाउंड इन, तो मतलब अबाउट जो 70% टोटल ग्लोबल कार्बन है वो कहाँ पे मिलता है वो बताना है यहाँ पे। तो 14 का भाई सी ऑप्शन, ओशन। 70% मैंने आपको एक बार अभी जो मैं बता रही थी पीछे आपको प्रोडक्टिविटी के केस में, वहाँ पे मैंने 70% आपको बताया था कि ओशन ने कवर कर रखा अर्थ का सरफेस, तो 70% देखते ही आपको ओशन दिमाग में आ जाना चाहिए यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो द स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लॉग्स इन नेचर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है भाई, मैं अभी बताया था मैंने आपको, अगर स्लो रेट होगा डिकम्पोजिशन का वो किसकी वजह से होगा, अगर मॉइस्चर कंटेंट कम है, क्योंकि स्पीड ज्यादा कब होगी, जब उसमें मैंने बताया था मॉइस्चर ज्यादा होगा, जब होगा। तो यहाँ पे अगर मॉइस्चर कम है, मॉइस्चर का कंटेंट कम है, तो यहाँ पे प्राइमरी रीजन देखना भाई आपको। ऐसे तो ये भी हो सकता है कि भाई नाइट्रोजन का कंटेंट जो है वो पुअर हो, वो कम हो, लेकिन प्राइमरी देखेंगे हम जो सबसे सटीक बैठ रहे हैं यहाँ पे। हालांकि करेक्ट तो ये भी हो सकता है, ठीक है, और लो सेलुलोस कंटेंट वगैरह, पर प्राइमरीली हमारा ठीक यही होगा। अगर आपके पास ऑप्शन में भी आता है तो टेम्परेचर या मॉइस्चर जो भी दे रखा हो पहला आपको वही करेक्ट करना है। देखो जो लो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो उसकी वजह से क्या होगा, जो डीकम्पोजर का नंबर है वो कम होगा। ठीक है भाई, मॉइस्चर नहीं बन पाया तो उसमें डीकम्पोजर कैसे होगा, मॉइस्चर। एक एग्जांपल जैसे ब्रेड होते हैं, जो आपके घरों में ब्रेड वगैरह आप खाते होंगे, ब्राउन ब्रेड या फिर व्हाइट ब्रेड जैसे भी, तो उसको आप मॉइस्चर वाली जगह पे रख दो 1-2 दिन के लिए, भाई वो बिल्कुल इतना बुरी तरह सड़ गल जाता है, उसके ऊपर फंगी वगैरह मतलब वाइट उसके ऊपर एक मतलब लग जाती है, ग्रीन हो जाएगा, लाइट ग्रीनिश कलर का। ठीक है, वो किसकी वजह से है, उसमें डीकम्पोजर्स हो गए भाई, उसमें मॉइस्चर का जो कंटेंट था वो काफी हमने दे दिया, तो उसकी वजह से वहां पे अच्छे खासे डीकम्पोजर हुए, और एक दिन और 1-2 दिन उसको अच्छे से लेफ्ट ओवर आप छोड़ दोगे बिल्कुल अनडिस्टर्ब, तो आपको उसका बिल्कुल क्या मिलेगा, वो चूरा सा मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल खत्म मिलेगा वो आपको। तो ये किसकी वजह से है भाई, मॉइस्चर अच्छा खासा उसको मिल गया, किसके लिए, डीकम्पोजर के लिए, इस वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा, लो मॉइस्चर कंटेंट की वजह से जो है डीकम्पोजर का नंबर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डीकम्पोजर क्या है, क्योंकि डीकम्पोजर को क्या चाहिए होता है भाई, एक ऑप्टिमम मॉइस्चर चाहिए होता है उनकी ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, तो 15th का जो है करेक्ट ऑप्शन ये क्यों है, ये आपको समझ आया होगा, मैंने आपको अच्छे से एग्जांपल के साथ बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम टाइप्स हैज द हाईएस्ट एनुअल पीपी एनपीपी, हाईएस्ट एनपीपी बतानी है, इनमें से कौन से इकोसिस्टम की होगी। ठीक है, हाईएस्ट एनपीपी आप देख लेंगे ऑप्शन हमारे पास, तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका आएगा डी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो प्रोडक्टिविटी में मैंने आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मार्शी एरियाज और ये 1-2 एग्जांपल देके मैंने बताया था, और सबसे कम बताया था मैंने कहाँ पे, डेजर्ट एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा होगा, जहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है। डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं भाई, जो सूखे काइंड ऑफ फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, टेम्परेट ट्रॉपिकल। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं भाई जिसमें मतलब हरियाली हो,
मतलब टोटल अच्छा खासा, ठीक है। रेन फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे रेन ज़्यादा होती हो। तो हमारे पास 16 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ये कहाँ पे मिलते हैं? इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है। जहाँ पे रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? 140 जो है 140 सेंटीमीटर को एक्सीड करे, तो इतनी तो भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही होगी। तो जो वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट होगा वो किसे सपोर्ट करता है? ब्रॉड लिव्ड एवरग्रीन प्लांट्स को। भाई यहाँ पे अगर एवरग्रीन प्लांट्स वगैरह होते हैं तो जो इसमें जो हमें देखने को मिलते हैं लीफ के ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन प्लांट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिनके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, ठीक है, काफी अच्छे खासे। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है? काफी हाई होती है वहां पे, यानी कि 12,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इसकी प्रोडक्टिविटी होती है। तो जो वेजिटेशन शो करता है स्ट्रेटिफिकेशन, 2 या फिर उससे ज्यादा वेल डिफाइंड लेयर्स में यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। कहाँ पे? इसमें, ठीक है। तो यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट वैल्यू बतानी है इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। किसकी इसमें से हाईएस्ट क्या होगी? वैल्यू होगी। करेक्ट ऑप्शन भाई इसका सी है, जीपी, यहाँ पे क्या हमारे पास? ग्रोस प्रोडक्शन। देखो ग्रासलैंड की अगर बात करो तो उनके पास क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू होती है ग्रोस प्रोडक्शन की। किसके पास? ग्रासलैंड के पास हाईएस्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने ऑप्शन ग्रोस प्रोडक्शन लिखा है तो वही होगा। तो नेट प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, नेट प्रोडक्शन क्या है? ये ऑब्टेन होती है कब? जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे जितना भी रेस्पिरेटरी यूटिलाइजेशन हुआ है ग्रोस प्रोडक्शन से, तब हमें मिलती है नेट प्रोडक्शन। आपको पता है एनपीपी। और सेकेंडरी और टर्शियरी प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो वो रिलेटेड किससे होती है? जो सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर होंगे रिस्पेक्टिवली उनसे। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा? जीपी। नेक्स्ट है न्यूमेटोफोर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन। न्यूमेटोफोर्स आर कैरेक्टर मतलब किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? कौन से प्लांट्स कहाँ पे उगते हैं ये वो बताना है। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा मार्शी प्लेसेस में और जो सोल्ट लेक्स में जहाँ उगते हैं प्लांट्स उनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। कुछ प्लांट जो है सोल्टी मार्शेज में क्या होते हैं? डेवलप कर लेते हैं कुछ स्पेशल रूट्स, वहां पे रहते रहते हैं उनके कुछ स्पेशल रूट्स डेवलप हो जाते हैं। किस पर्पस के लिए भाई? रेस्पिरेशन के लिए। ऑब्वियसली वो जो है कंडीशंस को अपने लिए फेवरेबल बनाने की कोशिश करते हैं, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से वो हैबिचुअल होते हैं, तो उसके लिए वो मॉडिफिकेशन कर लेते हैं अपने रूट्स में रेस्पिरेशन के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर्स। जिसका नाम क्या होता है भाई? न्यूमेटोफोर्स होता है। ये क्या होते हैं? नेगेटिवली जियोट्रॉफिक होते हैं। नेगेटिवली जियोट्रोफिज्म क्या होता है भाई? जो मैंने अभी आपको टर्म बताई वो भी एक बार आप सुन लो क्या होता है, आगे भी आ सकते हैं हमारे पास। जो अपवर्ड ग्रोथ होगी प्लांट की, अपवर्ड ग्रोथ यानी जो ऊपर रूट टू स्टेम जो ग्रोथ होती है, अपवर्ड ग्रोथ किसी भी प्लांट की ग्रोइंग अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऑब्वियसली भाई ग्रेविटी क्या होती है भाई? नीचे की साइड फॉल होती है ग्रेविटी, और इसके ग्रेविटी अगेंस्ट जाके रूट से लेके स्टेम तक अपवर्ड ग्रोथ हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म हम बोल देते हैं। अब ये आपको समझ आ गया होगा न्यूमेटोफोर्स क्या होता है, क्यों ये मार्शी और प्लेसेस और सोल्ट लेक्स में होते हैं, क्यों ये मॉडिफिकेशन करते हैं, क्या नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म होता है, आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ग्रेटेस्ट बायोमास ऑफ ऑटोट्रोफ। जो ग्रेटेस्ट बायोमास होता है किसका? ऑटोट्रोफ्स का। ओशन में इज दैट ऑफ, किसका होता है? ग्रेटेस्ट बायोमास बताना है भाई ऑटोट्रोफ्स का। ऑटोट्रोफ आप जानते हो कौन होते हैं? जो अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस की मदद से। ओशन में इज दैट ऑफ कौन सा होगा? तो भाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होता है इसका बी, जो फ्री फ्लोटिंग माइक्रोएल्गी होती हैं, फिर साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं, फिर नैनो प्लैंकटन जो होते हैं। देखो ग्रेटेस्ट बायोमास ऑफ ऑटोट्रोफ्स इन द ओशन इज दैट ऑफ फ्री फ्लोटिंग माइक्रोएल्गी। जो माइक्रोएल्गी होती है, साइनोबैक्टीरिया का मतलब होता है भाई ब्लू ग्रीन एल्गी जो होंगे, और नैनो प्लैंकटन जो होते हैं, ठीक है, जो छोटे मोटे प्लांट्स वगैरह होते हैं उसको। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा? बी आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 20th क्वेश्चन की। जो रेट होता है जिसपे लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाए केमिकल एनर्जी में ऑफ ऑर्गेनिक, भाई बहुत ईजी है बिल्कुल, वो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है, सोचना भी नहीं था, जीपीपी आंसर है इसका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई एक टॉपिक के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ? जीपीपी का हाईएस्ट रेट इनमें से कौन से का होगा वो बताना है यहाँ पे हमें। करेक्ट ऑप्शन भाई इसका डी है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। अभी पीछे भाई यही क्वेश्चन करके आए थे, वहां पे आपके पास ट्रॉपिकल था, यहाँ पे इक्वेटोरियल दे दिया है, लेकिन बात वही थी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन पूछी गई थी, वहां पे भी हमने ये करेक्ट ऑप्शन लगाया था भाई। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो होते हैं उनके पास हाईएस्ट ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन होती है। क्या मतलब है कि जो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और वो कितनी बताई थी मैंने भाई? 12,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये मैंने आपको बताया था। तो कोरल रीफ्स आर ऑफन कॉल्ड, जो मतलब हम किसको बोलते हैं? कोरल रीफ्स का क्या मतलब होता है? इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी बोला जा सकता है। दूसरा नाम इसका क्या होता है? रेन फॉरेस्ट
सी का रेन फॉरेस्ट हम किसको बोलते हैं, कोरल रीफ्स को बोल सकते हैं। ये क्या बनाते हैं, कुछ मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम जो है अर्थ पे कोरल रीफ्स के जैसे बनते हैं। कोरल रीफ की अगर मैं बात करूं इस इकोसिस्टम की, इसके पास हाईएस्ट ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, लेकिन वो सी में होती है। कहाँ पे होती है, सी में। अगर पूछा जाए, ये डिफरेंस याद रखोगे भैया, मैंने साथ के साथ बता दिया है। सी में अगर आपसे हाईएस्ट जीपीपी पूछी जा रही है तो आप कोरल्स रीफ वहां पे लिखोगे। लेकिन अगर कैजुअली आपसे पूछा जा रहा है, मतलब ऐसे जैसे यहाँ पे देखे कुछ आपको क्लैरिटी नहीं दी है क्वेश्चन में, हमेशा आप इक्वेटोरियल या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के साथ जाओगे, जिसकी मैंने वैल्यू भी आपको बता दी है कितनी है। नेक्स्ट है, नाइक इज ऑफ अ स्पीसीज इन इकोसिस्टम रेफर्स टू इट्स, क्या होगा भाई, फंक्शन ऑफ एट इट्स प्लेस ऑफ अकरेंस। ये पीछे क्वेश्चन करके आ चुके हैं, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्टोमेटा, इनमें से कौन से के पास भाई स्टोमेटा नहीं होता। तो भाई करेक्ट क्वेश्चन का सब्मर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होते हैं। स्टोमेटा आपको पता होगा क्या होता है, जो लॉस ऑफ वाटर को इनहिबिट करता है, किसमें, प्लांट्स वगैरह में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या, स्टोमेटा। तो देखो क्या होता है सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में, जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में जो भी होल प्लांट बॉडी होती है वो अंडर वाटर रहती है। किसमें रहती है भाई, वाटर के अंदर, अंडर वाटर रहती है इसमें। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है इसका एक कैरेटोफाइलम, कैरेटोफाइलम हो गया। एक हो सकता है भाई यूट्रिकुलेरिया, एक दूसरा हमारे पास क्या हो गया, यूट्रिकुलेरिया, कैरेटोफाइलम। ये दोनों इसके एग्जांपल है। इन प्लांट्स में क्या होता है, जो स्टोमेटा है वो अब्सेंट होता है। गैसियस एक्सचेंज किसके द्वारा होता है भाई, स्टोमेटा का प्राइमरी फंक्शन याद रखोगे, गैसियस एक्सचेंज के लिए होता है। दूसरा लॉस ऑफ वाटर को इनिबिट करना होता है, प्राइमरी होता है गैसियस एक्सचेंज, मैं बताना भूल गई। तो इस इनमें जो स्टोमेटा नहीं है, इसका मतलब कि गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू तो नहीं हो रहा, फिर किसके थ्रू होता है, कौन क्या होता है इनके पास, जनरल बॉडी सरफेस से ये क्या करते हैं, बॉडी गैसियस एक्सचेंज, गैसियस बॉडी एक्सचेंज इनका कैसे होता है, जनरल बॉडी सरफेस की मदद से होता है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। क्या मतलब होता है, ये अंडर वाटर वाले होते हैं जो भी प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स नहीं आएंगे, सबमर्ज्ड यानी कि जो डूबे हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 24th क्वेश्चन की। अगर हम कंप्लीटली रिमूव कर दे किसको, डीकंपोजर्स को एक इकोसिस्टम से, इमेजिन करो डीकंपोजर को इकोसिस्टम से कंप्लीटली भगा दिया, उसकी फंक्शनिंग विल बी अफेक्टेड, एडवर्सली अफेक्टेड, बिकॉज क्यों ऐसा होगा कि भाई उसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ऐसा क्या होगा। तो भाई ये तो बहुत ईजी है, मिनरल मूवमेंट ही ब्लॉक हो जाएगी। मिनरल्स के लिए तो होता है, मिनरल और न्यूट्रलाइजेशन के लिए, तो मिनरल्स की जो मूवमेंट है वो वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। एनर्जी फ्लो पे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। हर्बीवोर्स विल नहीं, भाई सोलर एनर्जी से किस क्या लेना देना है इसका, वो नहीं होगा, क्योंकि वो तो फोटोसिंथेसिस सनलाइट से होता है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन नहीं भाई, डिकम्पोजिशन तो होगा ही ना, डिकम्पोजर्स तो निकाल दिया वहां से, तो डिकम्पोजिशन कैसे हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आएगा कि मिनरल मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट स्टेप हमारा होता है मिनरलाइजेशन का, जिससे कि प्लांट वगैरह जो है अपना मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फोरस, जो भी पोटेशियम है उसका इंटेक करते हैं, वो यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगा। डिकम्पोजर एक्ट करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे और उनको ब्रेक डाउन करते हैं उनका सिंपलर कंपाउंड और मिनरल्स में, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल, इनमें से भाई स्टेबल इकोसिस्टम बताना, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होगा। तो भाई ओशन जो है उसको माना जाता है मोस्ट स्टेबल। क्यों, ओशन कवर करते हैं अबाउट 2/3 ऑफ होल सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि कितना, अप्रोक्स 70%, यानी कि 2/3 एरिया ऑफ टोटल अर्थ सरफेस, दस इट इज मोस्ट स्टेबल। तो इसी वजह से इसको क्या माना जाता है, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, क्योंकि बफरिंग एक्शन, क्योंकि भाई देखो इसका रेशियो भी सबसे ज्यादा है, तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, ओशन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या है, डी है। अगर मैं एक बायोटिक कम्युनिटी में बात करूँ, यानी लिविंग वाला जो है हमारे पास, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर सर्वाइवल के लिए, एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल के सर्वाइवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा, वो हमें बताना है क्या है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन सी है भाई, फूड, फूड सबसे ज्यादा जरूरी है। डे लेंथ, सोइल मॉइस्चर, प्रेडेटर ये नहीं है, ठीक है। तो ग्रीन फूड यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि फूड इज नेसेसरी फॉर लाइफ। खाना ही नहीं खाएंगे तो भाई कहाँ से एनर्जी मिलेगी, कहाँ से ग्लूकोज मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्राइमरी फैक्टर है वो तो हमारे पास ग्रीन फूड ही होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बल्क CO2 फिक्सेशन अकर्स इन, जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है बल्क अमाउंट में, वो कहाँ पे, मतलब इन चारों में से किस में होती है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका ओशंस है। किसकी वजह से भाई, ओशंस में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं,
उसकी वजह से, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स के कारण जो है ओशन में CO2 की फिक्सेशन ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डीकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट। अब डीकम्पोजर्स के बारे में हम काफी समय से पढ़ रहे हैं। ऑपरेट इन रिले टर्म्स सिंप्लीफाइंग स्टेप बाय स्टेप द ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डेड बॉडी। ऑब्वियसली यही हमारा डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। देखो डीकम्पोजर क्या होते हैं भाई, जो डेड बॉडीज के ऊपर एक्ट करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ये अपनी एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से। डीकम्पोजर जो है देमसेल्व्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि मतलब कौन से हो सकते हैं, फंगी, अर्थवॉर्म्स या बैक्टीरिया, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेक डाउन करते हैं न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी को गेन करने के लिए। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं भाई, जो नेचुरल प्रोसेस होता है डीकम्पोजिशन का उसको एक्सेलरेट करते हैं, यानी कि उसको आगे बढ़ाते हैं। सप्लाई करते हैं जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब जो आगे अदर ट्रोफिक लेवल्स है उनको, उनके पास इसको सप्लाई करते हैं। जो फंगाई पाई जाती है किस पे, ट्री के ऊपर। ट्री के ऊपर जो आपने देखा होगा कई बार फंगी लगी होती है, उसको वो क्या होती है, डीकम्पोजर्स होती है। जब एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो वो कुछ अपने पीछे उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह छोड़ देता है, जो कि एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। तो एक स्कैवेंजर आपने सुना होगा, जो बर्ड होता है वो क्या करता है, उस कैरकैस को, मतलब जो वहां पे वो डेड लेफ्ट ओवर होता है उसको खा लेता है, और बट इट्स फीजेस वुड स्टिल कंटेन, लेकिन जो उसके फीजेस होते हैं, जो उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है स्कैवेंजर का, उसमें कुछ कंसिडरेबल अमाउंट का अनयूज्ड एनर्जी और न्यूट्रिएंट स्टिल वहां पे प्रेजेंट होता है। तो डीकम्पोजर विल लेटर इंड्यूस, तो डीकम्पोजर क्या करते हैं, उसका फिर उसके ब्रेकडाउन को आगे इंड्यूस करते हैं फर्दर। ये लास्ट स्टेप जो है क्या रिलीज करता है, रॉ मटेरियल, जैसे कि भाई नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, किसकी फॉर्म में, एक यूजेबल फॉर्म, मतलब यूजेबल फॉर्म में, ठीक है, जो भी प्लांट्स के लिए कैसी हो, यूजेबल हो, ठीक है, जो क्विकली इनकॉर्पोरेट करे केमिकल्स को उनके खुद के सेल्स में। तो ये प्रोसेस ग्रेटली इंक्रीज कर देता है किसे, न्यूट्रिएंट लोड एक इकोसिस्टम का, इन टर्न अलाउइंग फॉर ग्रेटर, और ये इन रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी होती है। अटैक एंड किल नहीं आएगा, लिविंग बॉडी डेड होता है, लिविंग तो बिल्कुल गलत है। एलोबरेट केमिकल सब्सटेंस कॉजिंग डेथ ऑफ टिश्यूज नहीं, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा, डी आएगा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज। जो स्टडी होती है इंटर रिलेशनशिप की ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट के बीच की, उसको क्या बोलते हैं। तो भी करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास होता है इकोलॉजी। आपको पता होना चाहिए, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, अभी नाम बता देती हूँ मैं, जर्मन बायोलॉजिस्ट जिनका नाम क्या था, अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल, क्या उन्होंने ये टर्म इकोलॉजी को कोइन किया था। क्या मतलब होता है इसका, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म और एंड देयर इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम क्या कंसिस्ट करते हैं भाई, डिफरेंट कम्युनिटीज, किसकी, ऑर्गेनिजम्स की, मतलब ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट कम्युनिटीज को क्या करते हैं, इकोसिस्टम कंसिस्ट करते हैं, और फिजिकल इन्वायरमेंट को विद विच दे इंटरेक्ट, जिसके साथ वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। फाइटोजियोग्राफी की अगर मैं बात करूं भाई, फाइटोजियोग्राफी क्या होता है, इकोसिस्टम आप जानते हो। फाइटोजियोग्राफी का मतलब होता है जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है प्लांट्स और स्पीसीज का, उनकी स्टडी करना। क्या करना भाई, फाइटोजियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज ऑन अर्थ, ठीक है। और इथोलॉजी की मैं बात करूं तो जो सोयल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको इथोलॉजी बोलते हैं, यानी कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट स्टेप, पेडोलॉजी इज अ साइंस, इज साइंस ऑफ, पेडोलॉजी किसकी है, तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होता है, बी, सोयल की, ठीक है। ये याद रखना है, स्टडी ऑफ या फिर साइंस ऑफ कुछ भी आ सकता है, तो ये सोयल की होते हैं। ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आर, ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑर्गेनिक मैटर के कौन से होते हैं इनमें से, तो ये बताना। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, फाइटोप्लैंक्टन ऑफ ओशन। देखो फाइटोप्लैंक्टन में क्या आती है, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, एल्गी इसमें ही आती है, ठीक है। एल्गी जो होती है ओशन की, वो हायर प्रोड्यूसर होती है ऑर्गेनिक मैटर की। अपर पार्ट ऑफ सी या एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन, जो अपर पार्ट होता है सी का, या फिर बोल सकते हैं हम एक्वेटिक इकोसिस्टम का, वो क्या कंटेन करते हैं भाई, तो करेक्ट ऑप्शन का फाइटोप्लैंक्टन होता है, ठीक है। देखो फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पैसिवली फ्लोट करते हैं, जो अपर वाटर होता है ना भाई उसके ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, उनको बोलते हैं प्लैंक्टन। तो याद रखना है आपको, ठीक है। और अगर मैं बताऊं नेक्टन, तो ये क्या करते हैं भाई, ये एक्टिवली स्विम करते रहते हैं, ये तो पैसिवली करते हैं। डिफरेंस ये भाई, ये पैसिवली अपर लेयर पे फ्लोट करते रहते हैं, ये स्विम करते हैं एक्टिवली।
ये क्या करते हैं, एक्टिवली स्विम करते हैं। और बेंथोस की मैं बात करूं तो ये क्या करते हैं, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं सी बॉटम के ऊपर, मतलब कि बिल्कुल सुस्त पड़े रहते हैं वहां, एक तरीके से आप ये सोच सकते हो बेंथोस का, ठीक है, प्लैंक्टन और नेक्टन दोनों। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका आ गया ए। नेक्स्ट है मैच करना ट्रॉपिक लेवल को विद देयर करेक्ट स्पीसीज एग्जांपल इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो यहाँ पे मैच द ट्रॉपिक लेवल विद करेक्ट स्पीसीज, हमें मैच बताना है यहाँ पे कौन सा जो है हमारे पास करेक्ट होगा। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन जो है क्या है, डी है। देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे देखो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आता है वल्चर। अब जो मैं कह रही हूँ भाई वो सुनना आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्पेस बना के कुछ लिख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है भाई, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसका क्या मतलब होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये इंक्लूड करता है वेरियस ट्रॉपिक लेवल। जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की बात करूँ यानी T1, उसके बाद क्या आता है भाई हमारे पास सेकंड ट्रॉपिक लेवल T2, थर्ड पे वो अपना ग्रास आती है सेकंड पे, ठीक है। फर्स्ट पे क्या आता है, एक मिनट यार, फर्स्ट पे ग्रास आती है, सॉरी एक मिनट मैं दोबारा लिख देती हूँ। ये नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से तो कंफ्यूजन होगी। टॉपिक 1 पे आती है भाई ग्रास, फिर आता है ट्रॉपिकल 2 रीजन जिसमें हमारे पास क्या आता है भाई, रैबिट। थर्ड की मैं बात करूं तो उसमें आता है क्या, क्राउ, ठीक है, क्रो, क्राउ नहीं है, क्रो होता है, सॉरी। तो और फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमारे पास आता है वल्चर, ठीक है। ये ऐसी जो है ट्रॉपिक लेवल की डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है यहाँ पे। अगर देखो मतलब एक और मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता देती हूँ, अगर यहाँ पे देर इज नो कोई भी प्रोड्यूसर ना हो, जैसे कि प्लांट्स वगैरह ना हो, तो आप कभी भी कैन नॉट सी एनी, आप कोई भी प्राइमरी कंज्यूमर को वहां नहीं देख पाओगे। ऑब्वियसली इस T1 के ऊपर डिपेंडेंस है नहीं ऊपर वालों की सबकी, ठीक है। तो दैट इज वाई, सो जैसे ट्रॉपिक लेवल हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। दे शो, वो क्या शो करते हैं भाई, फूड या एनर्जी की अवेलेबिलिटी एक डिफाइंड इकोसिस्टम में, कॉम्प्लेक्सिटी की भाई कौन किसको खाएगा, हु ईट्स व्हाट, कौन क्या खाएगा किसको खाएगा, मतलब काइंड ऑफ, एंड डिपेंडेंसी ऑन एनी वन टू अदर। और जो आपने सुना भी होगा फूड चेन या फूड वेब जो होता है, वो क्या दिखाते हैं, वो एक दूसरे मतलब इंटरलिंक दिखाते हैं ना, कि क्या इंटरलिंक है इन सब का एक दूसरे के साथ, की हु ईट्स व्हाट, ये यही तो दिखाते हैं भाई इस चेन में, ठीक है। कि भाई सांप मेंढक को खा रहा है, गाय उसको खा रही है घास को, उससे ऊपर ये मतलब काइंड ऑफ ये चलती रहती है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज समझ आई होगी। जो ये मैच था उसमें यही था, आपको बस वो ट्रॉपिक लेवल दे रखे हैं, जो मैंने यहाँ पे, ये मैंने करेक्ट यहाँ पे मैच लिख के आपको बता ही दिया अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 34th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। इनमें से कौन सा जो है इन्वर्टेड होता है भाई, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी, जो पिरामिड होता है बायोमास का सी में, वो कैसा होता है भाई, इन्वर्टेड होता है। देखो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, सबसे पहले ये देखो, ये एक ग्राफिकल क्या होता है भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो क्या इलस्ट्रेट करती है भाई, फ्लो ऑफ एनर्जी। क्या इलस्ट्रेट करती है ये, फ्लो ऑफ एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ के थ्रू एक इकोसिस्टम में। जनरली ये इन्वर्टेड होती है पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी के केस में। क्यों होती है भाई, जो बायोमास होता है फिशिस का वो हमेशा प्रोड्यूसर से ज्यादा होता है भाई, इस वजह से इन्वर्टेड कुछ ऐसा होता है भाई इसका, ठीक है। ये ऐसा क्योंकि देखो ये फाइटोप्लैंक्टन सबसे नीचे होते हैं और ऊपर हमारे पास आ गई क्या, कंज्यूमर यानी फिशेस, ये हो गए प्रोड्यूसर। तो ये हमेशा जो फिशेस का नंबर होता है वो फाइटोप्लैंक्टन यानी कि जैसे एल्गी वगैरह हो गई, इनसे ज्यादा होता है सी में। तो इस वजह से ये कैसा होता है भाई, उल्टा इन्वर्टेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इस वजह से मैंने आपको रीजन बता दिया। इसका नेक्स्ट है, What type of ecological pyramid would be obtained with the following data। मतलब कौन सा इससे हम जो है अपना पिरामिड ऑप्टेन कर सकते हैं, जो डाटा हमें यहाँ पे गिवन है। तो भाई देखो सेकेंडरी कंज्यूमर दे रखा है 120, कंज्यूमर 60, 10,
1060, यानी कि ये कुछ ऐसा बढ़ता गया है, राइट। तो करेक्ट कौन सा होगा हमारे पास यहाँ पे? इन्वर्टेड। देखो भाई इन्वर्टेड हो गया, ज्यादा कम कम, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, ये बिल्कुल इस जैसा ही। तो यहाँ पे क्या आपको सिमिलरिटी नहीं दिख रही अब जो मैंने यहाँ पे बनाया था और इसमें? तो ये क्या हो गया? इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एनर्जी का नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे जूल नहीं दे रखा, यहाँ पे ग्राम दे रखा। ऑब्वियसली बायोमास का जिक्र, तो एनर्जी को तो बिल्कुल यहाँ से हटा देना था, क्योंकि एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। जूल होगा तो एनर्जी की बात होती है। अपवर्ड अपराइट पिरामिड तो बिल्कुल भी नहीं है बायोमास का, नहीं। नंबर तो बिल्कुल है ही नहीं, नंबर बिल्कुल यहाँ से, एनर्जी और नंबर तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है। इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती थी आपको, लेकिन जब आपको ये पता है कि भाई इसका एक का कोई से का भी ध्यान रख लो, ये याद रख लो कि इन्वर्टेड कैसा होता है, ऐसा होता है, तो आप इससे रिलेट करके करेक्ट ऑप्शन ए कर सकते हो। विच इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम बायोमास? इनमें से कौन से के पास जो है, कौन से इकोसिस्टम के पास बायोमास मैक्सिमम होता है? भाई फॉरेस्ट इकोसिस्टम के पास मैक्सिमम बायोमास होता है। देखो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के पास मैक्सिमम बायोमास होता है। कुछ बहुत ज्यादा मतलब प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कौन से है भाई? एक होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसके बारे में हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। कोरल रीफ, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसका होता है? सी का, मैंने अलग से बताया था आपको, उसके ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं। शुगर केन फील्ड्स वगैरह हो गई, ये कुछ इसके 1-2 एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम? इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का, वो बताना है। करेक्ट क्वेश्चन है भाई लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। कैरेक्टरिस्टिक क्रॉपलैंड इकोसिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें क्या है कि भाई जेनेटिक डाइवर्सिटी उसमें लीस्ट होती है। देखो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम क्या होता है? लार्जेस्ट एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम है, जिसके पास डाइवर्सिटी तो कम होती है लेकिन प्रोडक्टिविटी कैसी होती है भाई? हाई होती है। आप ये याद रखोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज द पाइनियर ऑर्गेनिज्म ऑन बेयर रॉक्स? बेयर रॉक्स पे एज अ पाइनियर ऑर्गेनिज्म के जैसा कौन दिखता है, मतलब उसके ऊपर कौन आपको अटैच दिखता है, लगा हुआ? तो भाई करेक्ट ऑप्शन लिचेंस है। लिचेंस के ऊपर रॉक होती है, ठीक है, मतलब रॉक के ऊपर लिचेंस आपको दिखते हैं। देखो लाइकन्स, बेसिकली लिचेंस नहीं लाइकन्स होते हैं ये। मैं तो लाइकन्स क्या करते हैं भाई? प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई? ये स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एसिड्स, किससे? इनकी रूट से, फ्रॉम देयर लाइकन अपने रूट से क्या बनाते हैं? स्मॉल अमाउंट कार्बोनिक एसिड का। और ये स्लोली डिजोल्व हो जाते हैं किसमें? स्लोली किसको डिजोल्व करते हैं? रॉक को डिजोल्व करने लगते हैं। और एंड रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स। तो अदर न्यूट्रिएंट्स जो ऑब्टेन होंगे किससे? वाटर बोन, या फिर आप बोल सकते हो एयर बोन पार्टिकल से। वो कैसे होते हैं भाई? ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, दोनों तरीके के होते हैं। तो जो बॉडी होगी लाइकन की वो कंटेन करती है एक एल्गा। तो ये एल्गा है, तो भाई वो क्या कर सकती है? फोटोसिंथेसिस शुगर, मतलब दिस इज एबल टू फोटोसिंथेसाइज। वो जो शुगर्स है उसको क्या कर सकते हैं भाई? फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं। तो सम ऑफ विच आर पास ऑन टू फंगल, तो कुछ इनमें से जो है फंगल कंपोनेंट से पास होते हैं लाइकन में जो लगा होता है। इन रिटर्न जो एल्गा होगी वो एक टीनी लेकिन सिग्निफिकेंट अमाउंट का शेल्टर जो है विद इन टिश्यूज ऑफ लाइकन वहां पे उसको मिल जाएगा। तो लाइकन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस इन। सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो इनमें से किसके ऊपर होता है? तो भाई करेक्ट ऑप्शन डिग्रेडेड फॉरेस्ट। देखो सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस इन डिस्टर्ब्ड एरिया। जो डिस्टर्ब्ड एरिया होता है ना, जिसकी पुअर वेजिटेशन होती है, वहां पे सेकेंडरी सक्सेशन होता है, यानी कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। और भाई सेकेंडरी सक्सेशन का क्या मतलब होता है? देखो सेकेंडरी सक्सेशन तब होती है जब एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी या फिर आप बोल सकते हो कोई भी इंटरमीडिएट कम्युनिटी इंपैक्ट हो जाए किसी भी डिस्टर्बेंस के कारण, कोई भी फ्लड वगैरह ऐसे कोई नेचुरल कैलामिटी के कारण वो डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं भाई? रीस्टार्ट करते हैं। जो सक्सेशन की साइकिल होती है उसको रीस्टार्ट करना होता है, बट नॉट, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे शुरुआत से नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे अभी भी डिस्टर्बेंस के बाद कुछ सोइल और न्यूट्रिएंट्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि वापस से उसको जो है उस सेकेंडरी सक्सेशन वहां पे जैसा पहले था कर सके, काइंड ऑफ, ठीक है। ये नहीं होता। नेक्स्ट बात करेंगे 48th क्वेश्चन की। ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान भाई क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। जो ग्रेजुअल और प्रेडिक्टेबल चेंज होते हैं स्पीसीज में, स्पीसीज की कंपोजिशन में, अकर्स इन एन गिवन एरिया। देखो भाई ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन जो ग्रेजुअल और प्रेडिक्टेबल चेंजेस, अब एक एग्जांपल के तौर पे एक वोल्केनो है, वो फटेगा, तो भाई आप हमें पता होता है कि भाई वोल्केनो फटेगा तो उसकी वजह से उसके सराउंडिंग में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, आगे फर्दर वो कितनी दूर तक कैसे क्या किस डिस्ट्रक्शन करेगा,
क्या रिफॉर्म होगा, ये सब चीजें कुछ प्रेडिक्टेबल होती है, यानी पहले से पता होता है कैसे स्पीसीज की कंपोजिशन उसकी वजह से अफेक्ट हो सकती है, क्या उनमें म्यूटेशंस आ सकती हैं। तो ये सब जो होता है इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो कि ग्रेजुअल और प्रेडिक्टेबल चेंज होते हैं स्पीसीज की कंपोजिशन में, जो कि सिर्फ एक गिवन एरिया के अंदर चेंजेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो पीवाईक्यूज हैं वो फिनिश हो गए इकोसिस्टम की। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।